Hello everyone, welcome to my channel Management की पाठशाला. So today we are going to discuss consumption. So let's see what we are going to see in this topic. So contents में हम देखते हैं यहाँ तक हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं. पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद मीनिंग, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स की तरफ देखेंगे, फिर हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और एट द लास्ट हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे. सो आइए तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट में कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. कंजम्पशन इन इकोनॉमिक्स द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय हाउस होल्ड, यानी घर में जो हम यूज़ करते हैं जो गुड्स एंड सर्विस उसे हम कंजम्पशन कहते हैं. यानी जो भी प्रोडक्ट का हम यूज़ करते हैं या जो भी प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं उसे हम कंजम्पशन कहते हैं. कंजम्पशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों में जो है डिफरेंस है, दोनों में अंतर है. विच इज़ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर यूज बाय द हाउस होल्ड. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो है जो पैसा हम खर्च करते हैं उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस को खरीदने में, जो हम घर में यूज़ करेंगे या जो हम अपने घरों में यूज़ करेंगे जिस प्रोडक्ट और सर्विस को, उसे जो हम खरीदने में जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. कंजम्पशन डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्राइमरीली बिकॉज ड्यूरेबल गुड्स. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइमरीली जो है पहले जो है वो ड्यूरेबल गुड्स में है. ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो गुड्स लंबे समय तक हम यूज़ करते हैं, सच एस ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी कार्स होती है या मोटर बाइक्स होती है, इसका यूज़ हम काफ़ी लंबे समय तक करते हैं. अप्रॉक्स 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स और 15 ईयर्स इसकी लाइफ टाइम होती है, तो तब तक हम इसे यूज़ करते हैं. यानी जो भी प्रोडक्ट यूज़ हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स. जनरेट ऑन एक्सपेंडिचर मेनली इन द पीरियड व्हेन दे आर परचेज्ड. और इसका यूज़ जनरली हम उस समय तक करते हैं जितना इसका लाइफ टाइम होता है, यानी जितना इसका पीरियड फिक्स होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग तक हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और फिर उसका हम यूज़ करते हैं. बट देर जनरेट कंजम्पशन सर्विस. तो ये जनरेट क्या करता है? ये जनरेट करता है कंजम्पशन सर्विस को, यानी जो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, यानी मोटर बाइक सपोज है तो उसे हम यूज़ करते हैं, तो तब तक हम यूज़ करते हैं तो एक क्या है? सर्विस का फॉर्म. वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है ना, वो मुझे हेल्प करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में, तो इसे हम बोलते हैं कंजम्पशन सर्विस. फॉर एग्जांपल एन ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. जैसे कि एक ऑटोमोबाइल जो है यानी कार जो है, ये एक बाइक जो है, एक स्कूटी जो है, वो हमें हेल्प करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो हमें हेल्प करता है. तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, यानी वो हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है. अनटिल दे आर रिप्लेस्ड और स्क्रैप्ड. जब तक कि वो रिप्लेस नहीं करते हैं, जब तक कि हम दूसरे बाइक को नहीं परचेज कर लेते या जब तक वो कबाड़ा नहीं बन जाता है, यानी कूड़ा नहीं बन जाता है, और स्क्रैप्ड. नेक्स्ट, नाउ मीनिंग. कंजम्पशन इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस bought by people. Individual buying acts are aggregated over time and space. कंजम्पशन जो है वो वैल्यू है, गुड्स और सर्विस की वैल्यू है जिससे लोग खरीदते हैं, या इंडिविजुअल बाइंग एक्ट्स आर एग्रीगेटेड, या लोग जो है समय समय पर इसे खरीदते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसे दोबारा परचेज करते हैं ताकि हम उसका यूज़ कर सके, तो उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन. कंजम्पशन इज नॉर्मली द लार्जेस्ट जीडीपी कंपोनेंट. कंजम्पशन जो है उसे हम ये जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें सबसे लार्जेस्ट जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है वो होता है हमारा कंजम्पशन. यानी जितना हम कंज्यूम करेंगे किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट्स को जितना कंज्यूम करेंगे तो फैक्ट्रीज उतने ही गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी, यानी उतने ही गुड्स की प्रोडक्शन होगी. Many persons judge the economic performance of their country mainly in terms of consumption level and dynamics. बहुत सारे लोगों ने जज किया, बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, किसी भी देश की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है यानी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिपेंड करता है कंजम्पशन लेवल की. यहाँ कंजम्पशन लेवल का मतलब है कि हमारी लेवल किस तरह की, हमारा जो कंजम्पशन रेशियो है वो किस तरह का, हम कितने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, ये किस रेशियो में हम कंज्यूम करते हैं, कितनी जल्दी हम कंज्यूम करते हैं किस प्रोडक्ट को. जैसे नॉर्मली वी टॉक अबाउट द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स. हम नॉर्मली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से हम खरीदते हैं और काफ़ी तेज़ी से वो हम उसका यूज़ भी करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सोप्स, eatables or eating items, you can say these all are things are considered under FMCG products. Now first, consumption may be divided according to the durability of the purchase object.
सबसे पहले हम देखेंगे कंजम्पशन को जो हम डिवाइड करते हैं वो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द परचेज ऑब्जेक्ट, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, यानी वो कितने दिनों तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं या किस रेशियो में हम यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वैन ए ब्रॉड क्लासिफिकेशन सेपरेट ड्यूरेबल गुड्स फ्रॉम नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी एक इसमें एक डिफरेंस आता है। इसको जो हम क्लासीफाई करते हैं तो दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी ड्यूरेबल गुड्स को हम सेपरेट रखते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम सेपरेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल एज कार्स एंड टेलीविजन सेट्स, these two items are considered under durable goods from non-durable goods, and as food are considered under non-durable goods because this product finishes in a very short period of time। ये प्रोडक्ट जो है फूड जो है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, बल्कि कार और टेलीविज़न सेट जो है वो लंबे समय तक हमारा चलता है। तो जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है उसे हम ड्यूरेबल गुड्स के अंदर रखते हैं, और जो जल्दी ख़त्म होता है या जल्दी ख़राब हो जाता है उसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर रखते हैं। एंड फ्रॉम सर्विसेज एज रेस्टोरेंट एक्सपेंडिचर, हम अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम क्यों पेमेंट करते हैं, वहाँ सर्विस का हम पेमेंट करते हैं, यानी वो जो रेस्टोरेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस सर्विस का हम पे करते हैं, तो वो सर्विस है हमारा। तो ये हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है। These three categories often show different paths of growth, और ये तीन कैटेगरी जो है, तीन कैटेगरी को जो हमने यहाँ मेंशन किया है वो डिफरेंट ग्रोथ पाथ को फॉलो करता है, या इनकी जो ग्रोथ पाथ है वो अलग अलग है। नाउ सेकंड, ए कंजम्पशन इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स इट सेटिस्फाइज। सेकंड, कंजम्पशन को हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जिस तरह की ज़रूरत है, और ये हमारी ज़रूरत को जब हम सेटिस्फाई करता है हमारी ज़रूरत को, यानी जब हम फुलफिल करता है हमारी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को जब फुलफिल करता है तो यहाँ पर हम इसे कंजम्पशन बोलते हैं। एक कॉमनली यूज क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाइज 10 चैप्टर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमने 10 तरह की चीज़ों को मेंशन किया है जो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में हमने ये 10 चीज़ों को रखा है। फर्स्ट, फूड, जो फूड हम यूज़ करते हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, क्लोथिंग कपड़े, फुटवेयर मतलब जूते चप्पल जो आप पाँव में पहनते हो कोई जो भी प्रोडक्ट्स, तो वो होता है हमारा फुटवेयर में आता है। हाउसिंग, देन हेल्थ, हीटिंग एंड एनर्जी, जो हमारे एनर्जी सेक्टर हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। फिफ्थ, हेल्थ। सिक्स्थ इज ट्रांसपोर्टेशन। सेवन्थ इज हाउसिंग, हाउस फर्नीचर एंड अप्लायंसेस। एट, कम्युनिकेशन। नाइन्थ इज कल्चर एंड स्कूलिंग, एंड टेंथ इज एंटरटेनमेंट। सो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसे कि हम लोग क्लासीफाई करते हैं अलग अलग, और ये 3 चीज़ों में हम लोग डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर में देखेंगे इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। करंट इनकम लेवल एंड डायनामिक्स इज द मोस्ट रेलेवेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन। हमारी जो करंट इनकम लेवल है, यानी हमारी जो प्रेजेंट इनकम लेवल है उस और उसकी जो डायनामिक्स है, उसकी जो डायनामा है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या किस तरह का है, क्योंकि परचेसिंग पावर जो होती है लोगों की वो डिपेंड करता है हमारे इनकम लेवल पर। तो करंट इनकम हमारी किस तरीके से है, यानी प्रेजेंट इनकम हमारी किस तरीके से, तो हमारी कंजम्पशन लेवल भी जो है उसी के अकॉर्डिंग होगी। जिस तरह से हमारी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक्सपेंडिचर भी होगी, या हमारी प्रोडक्ट कंजम्पशन कैपेसिटी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम कम्स फ्रॉम लेबर। इनकम जो है वो लेबर से आता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। जब हम किसी को एम्प्लॉयज़ करते हैं या कहीं पर काम करते हैं, या उसके बदले हमें जो वेजेस मिलते हैं यानी मजदूरी मिलते हैं या सैलरीज मिलती है, दीज ऑल थिंग्स आर कंसीडर्ड अंडर, ये सारी चीज़ों को हम लोग लेबर के अंडर कंसीडर करते हैं या इनकम के अंदर कंसीडर करते हैं। कैपिटल, दैट इज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स लीडिंग टू डिविडेंड्स, रेंट्स, ईटीसी। कैपिटल हम किसे बोलते हैं, जो प्रॉफिट हम लीड करते हैं, यानी प्रॉफिट जो हम जनरेट करते हैं डिविडेंड से, यानी हम जो किसी से इंटरेस्ट लेते हैं या कोई भी हमारा जो प्रॉफिट्स आता है, प्रॉफिट्स के अलावा जो हमारा बच जाता है सामान, या हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो वो हमारा होता है कैपिटल। सेकेंड इज रेंट्स, द मनी विच वी गेट फ्रॉम रेंट्स, ईटीसी। रेमिटेंसेस फ्रॉम एब्रोड, और हमें कोई तरह की फंडिंग्स जो अब्रॉड से होती है, यानी फॉरेन कंट्रीज से हमें अगर किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प मिलती है तो उसे भी हम इनकम के अंदर कंसीडर करते हैं। इनकम फ्रॉम कंज्यूमर्स क्यूमुलेटिव बंडल इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन वेल्थ। इनकम फ्रॉम कंज्यूमर जो क्यूमुलेटिव बंडल होता है, जैसे कि अगर कस्टमर अगर हमारे कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है और उससे हम इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, तो उसे भी हम कंसीडर करते हैं इनकम में, तो वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। प्रोवाइड्स एन एडिशनल फ्लो टू अवेलेबल इनकम, तो ये एक हमारा क्या एडिशनल फ्लो है, यानी ये एडिशनल सपोर्ट है, ये एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट है हमें, और वो भी हम कंसीडर करते हैं इनकम के अंदर। नाउ क्यूमुलेटिव सेविंग्स। क्यूमुलेटेड सेविंग्स क्या होता है देखते हैं। इन द पास्ट कैन बी स्क्वीज्ड इन केस ऑफ नेसेसिटी एंड गिव राइज टू ए जंप इन कंजम्पशन।
अगर हम पास्ट की बात करें तो कई सारी चीज़ों को हम लोग स्क्वीज कर देते हैं, यानी निचोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, और जिस तरह से हमारी ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कंजम्पशन को यानी यूजेस को राइज करते हैं। और जैसे ही हमारी कंजम्पशन लेवल जो है या हमारी सेविंग्स जो है डिक्रीज हो जाती है तो हम प्रोडक्ट्स को स्क्वीज कर लेते हैं, यानी उसे कम कर देते हैं अपनी यूटिलिटी को, अपनी यूजर्स को। सिमिलरली विद व्हाट हैपेंस विद वेल्थ इंक्रीज, और यही होता है हमारा वेल्थ इंक्रीज में, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी या जैसे ही हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी तो हमारा वेल्थ जो है वो भी हमारा इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंस्टेंस टू स्टॉक एक्सचेंज बूम, और ये डिसाइड करेगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक मार्केट भी उसी तरीके से बूम पे चली जाएगी। और जैसे ही स्टॉक प्राइसेस हमारी बूम पे चली जाएगी, हमारी जो कंपनी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और हमारी जो क्योंकि कंजम्पशन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही जो उस पार्टिकुलर शेयर्स की वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा वेल्थ भी उतना ही ज़्यादा हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। नाउ एंड हाउस प्राइसेस बूम, और ये घर की जो प्राइसेस बूम करती है या हमारे जो अपार्टमेंट्स के प्राइसेस बूम करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, इंक्रीज करेगा। फैमिली डेप्ट कैन बी बूस्टेड टू फंड कंजम्पशन, या फैमिली डेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर फैमिली कोई उधार लेती है या वो भी बूस्ट हो जाता है तो वो भी जितना ज़्यादा यूजेस होगा तो यूजेस उसके अकॉर्डिंग भी कम होती है, क्योंकि हमें वो जो डेप्ट होता है यानी कर्ज जो फैमिली पर होता है उसे भी हमें चुकाना होगा। रीपेमेंट ब्रेक इट्स डायनामिक्स, और इसका जो रीपेमेंट होता है वो हमारे इस डायनामिक्स को ब्रेक करता है, यानी इस रूल्स को हमारा ब्रेक करता है। या कंजम्पशन की जो लेवल है या हमारा जो कंजम्पशन कैपेसिटी है या हमारी जो परचेसिंग पावर है उसमें ब्रेक लग जाता है, यानी रुक जाता है वो, जिस प्रोडक्ट को हम जितनी ज़्यादा यूज़ करते हैं या जितनी ज़्यादा परचेस करते हैं उस रेशियो में हम उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर पाते हैं, या कम रेशियो में या कम अमाउंट में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर इनकम, और एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में जो है हमें अच्छी इनकम मिलेगी, स्पेशली कंसर्निंग शॉर्ट टर्म क्रेडिबल इवेंट्स, या शॉर्ट टर्म जो इवेंट्स होते हैं में ऑल्सो पे एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये भी जो है छोटे टाइम पे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ये भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसका भी असर जो है हमारे फ्यूचर इनकम पर पड़ता है। नाउ एट हाउस होल्ड लेवल, अगर मैं हाउस होल्ड लेवल की बात करूँ, अगर घरेलू लेवल की बात करूँ, देयर आर मेनी पॉसिबल रूल्स सेट टू कंट्रोल मंथली, वीकली एंड इवन डेली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम कई तरह के पॉसिबल रूल्स होते हैं, कई तरह के हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करते हैं ताकि हम मंथली एक्सपेंडिचर, वीकली एक्सपेंडिचर और इवन डेली कंजम्पशन और डेली एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, इसे हम कंट्रोल कर पाए, इसे हम कंट्रोल कर सकें, रिजल्टिंग फ्रॉम एम्पिरिकल एंड थियोरेटिकल अप्रोचेस टू कंज्यूमर्स। और इसमें इसका रिजल्ट ये आएगा, हम थियोरेटिकल अप्रोचेस या हमारे जो एम्पेरिकल अप्रोचेस है कस्टमर्स का, इसे भी हम जान सकेंगे। These routines relate not only to income but also to the following factors account them, और इस तरह की रूटीन्स को न कि हम इस रूटीन्स को रिलेट कर सकेंगे इनकम के, बल्कि कई तरह के और भी फैक्टर्स है जिसे कि हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, जनरल लाइफ स्टाइल, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इन पार्टिकुलर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेविंग्स और कंजम्पशन एंड शॉपिंग एज वैल्यूज इन इटसेल्फ। जनरल लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ वे ऑफ लिविंग है, उसका एटीट्यूड, हमारा सेविंग्स पर उसका क्या एटीट्यूड है, हम किस तरीके से सेविंग्स कर रहे हैं और किस तरीके से हम कंजम्पशन कर रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं, ये किस तरीके से हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर भी हम देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन द फैमिली ट्राइज टू मेंटेन ओवर टाइम। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन यानी स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ यूजेस, फैमिली ट्राई करती है कि वो हमें समय से समय वो मेंटेन कर सके उस समय, ताकि वो जिस स्टैंडर्ड की चीज़ों को परचेस कर रहा है वो उनका जो है मेंटेन रह पाए। नेक्स्ट, डिसीजंस रिगार्डिंग एक्टिव सेविंग स्ट्रैटेजीज लाइक एन इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर पेंशन एम्स, हम उसी के तरह से डिसीजन लेते हैं ताकि हम कुछ सेव कर सकें या सेविंग स्ट्रैटेजीज हम फॉलो कर सकें। लाइक हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ले ले फॉर पेंशन एम्स, ताकि हमें आगे चलकर पेंशन मिले या कि आगे हमें हैवी रिटर्न मिले, तो उस तरह के हम प्लान्स को जनरेट करते हैं या उस तरह की प्लान्स को हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, द रिलेटिव सक्सेस ऑफ पास्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। रिलेटिव सक्सेस, अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हम पास्ट इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हमने पहले कितना शेयर में इन्वेस्ट किया, या कि और सारे हम या और दूसरे तरीके के जो हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। इनफैक्ट ए हाउसिंग
A real estate or a stock exchange boom are likely to promote an euphoria tied with growing consumption. और ये हमारे कुछ सेक्टर्स का नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया है जो सेक्टर्स काफ़ी बूम करती है, जैसे हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट जो सेक्टर है, एंड स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज में जो बूम आता है वो बूम आता है जब, यानी कि वो जो ग्रोथ फेज में आता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ी अर्निंग की तरफ जाता है, वो बूम फेज में जब जाती है तो वहाँ से ये हमें ये प्रमोट करता है कि हमारी जो कंजम्पशन है, यानी जो हमारा जो कैपिटल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी कंजम्पशन जो है वो ग्रो करने लगेगी। यानी हमारे जो यूजर्स है या हमारा जो बाइंग बिहेवियर है उसमें चेंजेस आएंगे, हम और ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंज्यूमर credit depending in turn by interest rates and marketing strategies by banks and special consumer credit institutions। हमारी जो कंज्यूमर क्रेडिट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाती है, और ये डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट पे। जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी या हमारा जो इंटरेस्ट कम होगा तो हमारी परचेजिंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अगर बैंक्स जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती है या बैंक्स जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करती है उस चीज़ों को भी देखा जाता है। एंड स्पेशल कंज्यूमर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, या कई सारे और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करते हैं या क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी परचेजिंग कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को परचेस कर सके। नेक्स्ट, पास्ट डिसीजंस ऑन ड्यूरेबल्स। हमने पहले जो डिसीजंस लिए हैं, प्रीवियस डिसीजंस हमने जो ड्यूरेबल्स के से रिगार्डिंग लिया है, फॉर इंस्टेंस ए फैमिली हैविंग बॉट ए कार विल रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन फेवर। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल, फैमिली जो एक परिवार है वो अगर एक कार खरीदता है तो उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो घट जाती है, वो यूज़ नहीं करता है। एग्जांपल फ्यूल की एक्सपेंडिचर जो वो ज़्यादा हो जाता है। नाउ 7th, स्टेटस सिंबल डिफ्यूजन। स्टेटस सिंबल जो हमारा है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल मस्ट दैट कैन बी फेवर्ड बाय प्रो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन टैक्स। और कई तरह के जो हमारे इनोवेशन टैक्स है, लाइक सर्विस टैक्स, जो GST, इस तरह की जो टैक्सेस हैं वो डे बाय डे आ रही है, और हम उनको भी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी डिसीजंस को देखते हैं कि हमें कब परचेस करना है कौन सी प्रोडक्ट, या कब हमें परचेस नहीं करनी है। न्यू एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव्स, नई एम्प्लॉयमेंट की पर्सपेक्टिव हम तलाश करते हैं, यानी नई जॉब्स की हम तलाश करते हैं, या कुछ एक जॉब अगर हमारे पास है पर फिर भी दो तीन जॉब्स की तरफ फोकस करते हैं, 2-3 सोर्स ऑफ इनकम की तरफ करते हैं, ताकि हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या अपनी फिजिकल कैपिटल या कि अपनी ह्यूमन कैपिटल को हम इन्हेंस कर सके, इंक्रीज कर सके। ऑल्सो एज फार फॉर द करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल आर कंसर्न। 9th पॉइंट, इनोवेशन सेल्फ प्रपोजल्स। हम कई तरह की इनोवेशंस लाते हैं, क्योंकि हम इसीलिए इनोवेशंस का भी टाइम है, नए नए फीचर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि नए जब हम प्रोडक्ट्स लाते हैं या नए फीचर्स लाते हैं तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग नए नए फीचर्स में, तो इनोवेशन हम लोग इनोवेटिव टेक्निक्स या इनोवेशन को हम लोग हमेशा इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे या अपने प्रोडक्ट्स को जब तक हम नए पैकेज में या नए साइज़ में या नए शेप्स में या न्यू वेट में या न्यू कलर में, न्यू फ्रेगरेंस, न्यू टेक्निक्स में जब तक नहीं लाते हैं तो तब तक हमारा ये इफेक्टिव नहीं होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइज भी करते हैं। तो एडवर्टाइज इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अच्छे खासा पैसा उसमें से जनरेट कर सके। 10th पॉइंट, टेम्प्रोरी मनी और कैश एक्सेस। हम अपनी कैश एक्सेस को, यानी टेम्प्रोरी मनी जो हमारा तत्काल मनी है, उसे हम किस तरह से एक्सीड करें, यानी कि उसे हम किस तरह से बढ़ाएं। 11th, फैमिली डेप्ट मैनेजमेंट विथ रीपेमेंट टाइटनिंग कंजम्पशन। फैमिली डेप्ट मैनेजमेंट होता है कि परिवार में अगर हमने कोई लोन लिया तो हमें फैमिली को भी देखना होगा और उसकी रीपेमेंट भी करनी होगी, यानी जो आप पेमेंट बोलते हो या इंस्टॉलमेंट बोलते हो, आपको इंस्टॉलमेंट भी पे करना होता है। तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो आपको अपनी खर्च पे भी कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी कंजम्पशन जो है यानी यूजर्स जो उसको टाइट करना होगा। यहाँ यूजर्स को टाइट करने का मतलब आपको जहाँ पर यूजर्स है, जहाँ नेसेसरी यूजर्स है, बस वही सारे खर्च आपको करने हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे आपको ब्रेक लगाना होगा। नेक्स्ट 12th पॉइंट, फिजिकल कंडीशन, जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं with particular tax and subsidies imparting the time and the amount devoted to purchase। कई तरह की टैक्सेस जो हैं इससे भी हम देखते हैं, या कई तरह की सब्सिडीज़ जो होते हैं, कब कब वो सब्सिडीज़ आती है या कब कब वो टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारी परचेसिंग पावर जो होती है या हमारी परचेसिंग डिसीजन पर असर पड़ता है। वैट एक्सपेक्टेड इंक्रीजेज, वैट हमेशा इंक्रीज करती है। फॉर इंस्टेंस माइट लीड टू एंटिसिपेशन टू परचेज, तो ये हमें लीड करता है, आगे बढ़ाता है एंटिसिपेशन टू परचेज, ये हमें परचेजिंग करने से रोकता है, क्योंकि वैट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, वैट का प्राइसेस बढ़ रहा है।
अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द डिसीजन मेकर, और यह डिसीजन मेकर के एज पर भी डिपेंड करता है। इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन वेरीज, हाउस होल्ड कंजम्पशन या इंडिविजुअल कंजम्पशन जो है वेरी करता है, बोथ इन वैल्यूज एंड कंपोजिशन, दोनों की वैल्यू और दोनों की कंपोजिशन, यानी दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा जो हाउस होल्ड का प्रोडक्ट है और जो इंडिविजुअल का प्रोडक्ट है, और साथ साथ उसके कंपोजिशन में भी, उसके साइजेस में, उसके शेप में, उसके कलर में, इन सब चीज़ों में भी चेंजेस आएंगे। दस एग्रीगेट कंजम्पशन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डेमोग्राफिक फैक्टर्स, और यहाँ पर जो एग्रीगेट कंजम्पशन है यानी ओवरऑल कंजम्पशन जो है हमारा, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स से, सच एज ओल्डर एंड ओल्डर पॉपुलेशन, यानी हमारा जितना बड़ा से ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन होगा तो उतने ज़्यादा, यानी डेमोग्राफिक एरिया यानी हमारी जोग्राफिकल एरिया जितनी बढ़ेगी, यानी हमारा पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना ही हमारी प्रोडक्शन की, उतनी हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट्स को लोग परचेस करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी रेवेन्यू भी जनरेट होगी। इवन दो वन शुड नॉट रिलाई टू मच ऑन दीज रिलेशनशिप, और कई लोगों को इन सभी रिलेशनशिप पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, सिंस डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आर एक्सट्रीमली स्लो इन चेंजेस, और डेमोग्राफिक वेरिएबल जो वो काफ़ी स्लो है चेंजेस में, क्योंकि वो ज़्यादा जितने ओल्डर हमारे सिटीजन्स हैं, ये ओल्डर पीपल हैं, वो चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस चेंजेस में काफ़ी स्लो हैं, वो एक ही प्रोडक्ट पर बिलीव करते हैं और उसी प्रोडक्ट को बार बार परचेस करते हैं। पर हमारी यंग जनरेशन जो है वो हमेशा, उन्हें न्यू चीज़ चाहिए, उन्हें हमेशा चेंजेस चाहिए, उन्हें हमेशा नए फीचर्स, न्यू फ्लेवर्स, न्यू टेस्ट्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, हमेशा अपने आप को वो अपग्रेड करना चाहते हैं। तो हमें ओल्ड सिटीजन से कोई फ़ायदा नहीं है, या कम वहाँ हमारा जो रेट ऑफ कंजम्पशन है या रेट ऑफ यूजेज है वो स्लो हो जाते हैं, वेर एज कंजम्पशन क्लियरली रिएक्ट्स टू इकोनॉमिक क्लाइमेट, और कंजम्पशन जो है वो क्लियरली रिएक्ट करता है इकोनॉमिक क्लाइमेट पर, यानी इकोनॉमिक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही लोग कंज्यूम करते हैं, और ये क्लियरली हमें डिपेंड करता है इकोनॉमिक क्लाइमेट से कि इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसा है, यानी अभी पैसा का फ्लो कैसा है, लोगों के पास किस तरह से पैसा है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली है कंजम्पशन इंक्रीज होगी, अगर लोगों के पास कम पैसा है तो उसके रेशियो में प्रोडक्ट के जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। अदर थिंग्स इक्वल, और चीज़ें जो है वो बराबर रहेगी। हायर प्राइस लेवल इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल करंट इनकम, और रियल करंट इनकम जो है, अभी जो करंट इनकम है हमारा, प्रेजेंट इनकम जो है हमारा, वो इन्फ्लेशन आने से जब प्राइस हाई हो जाती है किसी प्रोडक्ट पे तो उनका जो इनकम है वो रिड्यूस कर जाता है, उनकी सेविंग्स जो वो रिड्यूस हो जाती है। दस रियल कंजम्पशन, सो दिस इज कॉल्ड एन रियल कंजम्पशन, रियल यूजेस। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, अब हम कंजम्पशन की इंपॉर्टेंस को देखेंगे। फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होता है, कोई भी हमारा अगर कारोबार होता है, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो स्टार्टिंग हमारा मनी से होता है। कंजम्पशन इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करेंगे, हम अगर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तभी हम यूज़ कर पाएंगे कोई भी पैसे का, और तब हमें पैसा मिलेगा, तब हम गुड्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। ए मैन फील्स ए डिज़ायर एंड देन ही मेक्स एन एफर्ट टू सेटिस्फाइड इट। उसी समय जब आदमी के पास पैसा आएगा, जब आदमी कोई काम करेगा या इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई बिजनेस करेगा और उससे जो पैसा आएगा, तभी वो एक आदमी अपनी नीड को, अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर पाएगा, और उस डिज़ायर को फुलफिल करने के बाद वो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो सेटिस्फाई फील करेगा अपने आप को। व्हेन द एफर्ट हैज़ बीन मेड, जब इसके लिए कोई एफर्ट लगाया जाए, जब इसके लिए कुछ किया जाए, द रिजल्ट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट। कंजम्पशन ऑल्सो मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन जो है उसका मतलब यह है कि वो हमें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करता है। एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है, यानी जैसे ही हमारे यहाँ खत्म होती है, वो कब खत्म होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जैसे ही आदमी फुलफिल हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है उस गुड्स को परचेस करने के बाद, उसे यूज़ करने के बाद, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो खत्म हो जाती है। कंजम्पशन इज नॉट ओनली द बिगिनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। न कि ये बिगिनिंग है बल्कि एंड भी है, जैसे शुरुआत होती है उसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म भी होता है। सपोज ए मैन इज हंग्री, अगर कोई आदमी भूखा है, एंड ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग हिज फूड, अगर वो खाना बनाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिगिन विद इट, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे कई फूड बनाने की कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। फिर वो खाना पकाता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने के बाद व्हेन ही कंज्यूम्स इट, जब वो खा लेता है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच वे आर स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ फूड कैम टू एन एंड। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या जो भी उसने एक्टिविटी स्टार्ट किया था खाना बनाने से पहले का, तो वो जैसे ही खाना बन जाता है और वो खा लेता है तो वो खत्म हो जाता है। कंजम्पशन देयरफॉर इज द नीड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंजम्पशन जो है हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड है, समाप्ति है। नाउ थर्ड, इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ए पर्सन, कंजम्पशन जो है एक पर्सन का पैटर्न है, दैट व्हाट ही ईट्स, वो क्या खाएगा, व्हाट ही वियर्स, वो क्या पहनता है, इन विच टाइप ऑफ हाउस ही लिव्स इन, वो किस तरह के हाउस में, वो किस तरह के घर में रहता है, ईटीसी गिव्स अस द नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन, हमें इस बात से पता चलता है या हमें नॉलेज होता है या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है। नेक्स्ट, नाउ फोर्थ, कंजम्पशन इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन जो है ये प्रोडक्शन का सोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे लोग कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे लोग यूज़ करेंगे और उसकी प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। अगर लोगों का डिमांड ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अगर लोगों की डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जैसा कि साइंटिस्ट एडम स्मिथ जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने बताया है कंजम्पशन इज द सोल पर्पस ऑफ ऑल प्रोडक्शन, कंजम्पशन जो है सारा पर्पस का, सोल पर्पस यानी ओवरऑल पर्पस है प्रोडक्शन का, यानी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तभी ही लोग उसे कंज्यूम कर सकेंगे, तभी ही लोग उसे यूज़ कर पाएंगे। प्रोडक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही लोगों की कंजम्पशन यानी लोगों की यूजर्स इंक्रीज होगी, उसी तरीके से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। इट इज़ कंजम्पशन ऑफ गुड्स दैट नेसेसिएट्स देयर प्रोडक्शन, ये कंजम्पशन है, ये गुड्स की कंजम्पशन है कि वो नेसेसिएट यानी ज़रूरत पैदा करता है कि कब प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक थ्योरी, और इस ये जो है इकोनॉमिक थ्योरी में इसकी इंपॉर्टेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर। जब एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या उसका सर्वे करते हैं एज रिगार्ड कंजम्पशन के रिगार्ड में, तो सर्टेन लॉस ऑफ कंजम्पशन हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन इकोनॉमिक्स, तो कई तरह के लॉ हैं जिसे कि हम फॉर्मुलेट करते हैं, जिसे कि हम डेवलप करते हैं, सच एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ ऑफ डिमांड, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, etc। तो ये तरह के रूल्स हैं, ये तरह के फार्मूला है जिसके थ्रू कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोगों की यूटिलिटी कितनी है, लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है, लोगों का लॉ ऑफ डिमांड कितना है, लोग किस तरीके से प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, या कंज्यूमर सरप्लस, ये कितने लोग ऐसे हैं जो सरप्लस गुड्स को परचेस करते हैं यानी एक्स्ट्रा गुड्स को परचेस करते हैं या प्रेफर करते हैं खरीदना। इन दिस वे द स्टडी ऑफ कंजम्पशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मच इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्टेन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो इस बात से हम ये पढ़ते हैं कि कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन कितना है इस फॉर्मुलेशन में, कि वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को देखें कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हमारा किस तरह का, ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी है। नेक्स्ट, 6, इंपॉर्टेंस फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट के लिए क्या जरूरत है। द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जो है वो अपने जो फॉर्मुलेट करते हैं वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो जो उसे लाते हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो वो लाते हैं या कोई भी बिल को वो लाता है, वो कंजम्पशन हैबिट्स यानी लोगों की आदत के अनुसार कि उनकी परचेसिंग पावर कैसी है, लोग कितनी जल्दी कौन सी प्रोडक्ट्स को लोग कितना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इससे रिगार्डिंग वो रूल्स लेकर आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होती हैं। मिनिमम वेज and imposition of taxes are determined by the government for considering the consumption requirements of the public। मिनिमम वेज यानी लोग कम वेज मिलता है, एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, और टैक्स को हम लोग इम्पोज करते हैं, टैक्स को अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आर डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट कंसिडरिंग द कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर लोगों की जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग लोगों की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि लोग कौन से प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे। फ्रॉम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल, कंजम्पशन की जो पैटर्न है या उनकी जो यूजर्स की जो पैटर्न है जो पीपल फॉलो करते हैं, द गवर्नमेंट इज एबल टू नो द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़, तो सरकार जान जाती है कि प्रोडक्शन किस चीज़ की प्रोडक्शन जरूरी है और किस चीज़ की, किस कमोडिटी की ज़रूरत कम है या ना के बराबर है कंट्री के अंदर। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, तो हम जो एनालाइज करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं कि लोगों की इनकम क्या है और उसकी कंजम्पशन लेवल क्या है, द गवर्नमेंट इज एबल टू नो द सेविंग कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक, सरकार इस बात से पता चल जाता है या सरकार इस बात से जान जाती है कि लोगों की सेविंग कैपेसिटी क्या है, या लोग किस तरीके के प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं या किस तरीके के प्रोडक्ट को लोग कितना सेविंग्स करते हैं। नाउ 7th, इंपॉर्टेंस इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, तो हम देखते हैं यहाँ पर इन मॉडर्न टाइम्स, आजकल के ज़माने में कंजम्पशन हैज़ बीन गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स इन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बाय किनीज ने यहाँ पर बताया, जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट है किनीज, उन्होंने बताया कि कंजम्पशन जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में, यानी लोगों की जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट होगी और उसी के अकॉर्डिंग उसका इनकम होगा,
This theory explains that if consumption does not increase, the demand for goods will decrease. तो यहाँ पर इस थ्योरी में किनीज ने अपने थ्योरी में बताया, या उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने समझाया है हमें कि कंजम्पशन में अगर गुड्स की डिमांड इंक्रीज नहीं करती है या अगर इनकम इंक्रीज नहीं करता है तो गुड्स की डिमांड डिक्रीज करेगी, और गुड्स की डिमांड डिक्रीज करेगी तो प्रोडक्शन हमारा फॉल होगा, प्रोडक्शन भी हमारा कम होगा, कम रेशियो में गुड्स की प्रोडक्शन होगी. इट में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, और ये हमें अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेलता है, और ये आगे चलकर अनएम्प्लॉयमेंट में यानी बेरोजगारी में कन्वर्ट हो जाएगा. दस कंजम्पशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है हमारा इनकम, जिस अकॉर्डिंग हमारा इनकम होगा, प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन भी होगी. आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन ए कंट्री, और उसी के तरह से हमारी एम्प्लॉयमेंट भी होगी यानी रोजगार भी होगी हमारी कंट्री के अंदर. नेक्स्ट, कंजम्पशन फंक्शन. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है. इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल द कंजम्पशन फंक्शन ट्रैक्स total aggregate consumption expenditure. For simplicity, it is assumed to depend on a basic subset of the factors. तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कंजम्पशन फंक्शन हमें ये ट्रैक करता है. कंजम्पशन फंक्शन से हम ये जानते हैं कि हमारी जो एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट, हमारी ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितनी है. फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हम, और सिंप्लिसिटी के लिए यानी सिंपल के लिए, इट इज एज्यूम टू डिपेंड ऑन ए बेसिक सबसेट ऑफ द फैक्टर्स इकोनॉमिस्ट बिलीव आर इम्पॉर्टेंट एट द हाउस होल्ड लेवल. और ये डिपेंड करता है हमारा, और ये सबसेट जो है, ये फैक्टर हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बिलीव किया है, उन्होंने विश्वास जताया कि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हाउस होल्ड लेवल, यानी हमारा जो घर है वो कैसा है, लोगों के वहाँ पर घरेलू स्तर पर लोगों की रहन सहन कैसी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और इससे हम बात से हमें पता चल जाता है कि हम लोगों की कंजम्पशन कैपेसिटी क्या है. Analysis of consumption expenditure is important for understanding short-term business cycle. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए शॉर्ट टर्म यानी बिजनेस साइकिल, जो शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल है यानी शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन आता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या कि फिर डिक्रीजिंग हो या कि उसमें कोई तरह के चेंजेस आ रहे हैं. फॉर एग्जामिनिंग लॉन्ग टर्म इश्यूज, ताकि उससे हमें ये पता चलेगा कि लंबे समय में यानी आगे चलकर हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने होंगे या आगे चलकर क्या क्या इश्यूज आने वाला है. द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, चाहे तो इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होगा या कम होगा तो किस तरह का होगा इनकम रेट्स, उस लेवल को हम देखेंगे. एंड द साइज ऑफ कैपिटल स्टॉक, और हमारा जो कैपिटल है यानी हमारे पास जो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी वैल्यू क्या है. द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एंड अदर रिप्रोड्यूसिबल एसेट्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. यानी यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबल एसेट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल. हमारी जो रॉ मटेरियल है वो किस तरह का है, वो एसेट्स हमारा किस तरह का है जिसका यूज़ कि हम गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में या गुड्स और सर्विस को हम मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करते हैं. इन प्रिंसिपल द कंजम्पशन फंक्शन प्रोवाइड्स आंसर्स टू बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग क्वेश्चन. कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हमें आंसर करता है, वो हमें आंसर दे सकता है या हमें जवाब दे सकता है दोनों के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के लिए. जो हमारा शॉर्ट रन है यानी कम समय के लिए जो हमारा क्वेश्चन आता है या कम समय के लिए जो इश्यूज आती है या लंबे समय के लिए जो इश्यूज आती है, उन सारे आंसर्स यहाँ से हमें मिल सकता है. इन द लॉन्ग रन सिंस इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड. लॉन्ग रन में आगे चल के जो इनकम हम यूज़ नहीं करते हैं या जिस इनकम का हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो इनकम हमारा क्या है, सेव्ड है. द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ हाउस होल्ड टू एनी टैक्स पॉलिसी सच एज those meant on spur aggregate saving and increase the capital asset. तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वो बचता है, और यहाँ पर जो हाउस होल्ड का रिस्पॉन्स होता है वो टैक्स पॉलिसी को लेकर होता है कि उनका टैक्स पॉलिसी किस तरह का है. तो अगर उनका टैक्स पॉलिसी कम होता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा सेव करते हैं तो वो अपने कैपिटल एसेट को या कैपिटल स्टॉक को या अपना कैपिटल को वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं या फिक्स्ड एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं. विल डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट रेट्स, और यह डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट रेट पर. इन द शॉर्ट रन द इफेक्टिवनेस ऑफ टैक्स कट्स और अदर इनकम बूस्टिंग पॉलिसीज़. शॉर्ट रन में यानी कम समय के लिए टैक्स अगर कट जाता है, टैक्स अगर घट जाता है या कम हो जाता है या इनकम बूस्ट हो जाता है, इनकम बढ़ जाता है, द सच एज दोज मेंट टू स्टिमुलेट ए रिसेशनरी इकोनॉमी. तो इस समय जो है वो रिसेशनरी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो रिसेशन में चली गई, will depend on what the consumption function says about how much the typical recipient spends or saves out of the extra income.
तो हमें ये डिपेंड करता है इस पर कि लोगों, ये कंजम्पशन फंक्शन से ये डिपेंड होता है कि लोग कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये एक टिपिकल रेसिपिएंट जो है, एक टिपिकल आदमी जो है वो कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है और कितना ज़्यादा वो सेव कर रहा है उस एक्स्ट्रा इनकम से जो उसके पास है। नेक्स्ट, at the economic level the structure of the consumption function is of interest in itself। यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में ये बताया गया है कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, बट इट हैज़ ऑल्सो पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी अदर काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। पर कई सारे और भी पावरफुल इन्फ्लुएंस है, कई सारे और भी पावरफुल चीज़ें हैं जो कंसीडर करता है इकोनॉमिक बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉक ऑफ सेविंग्स who are laid off from their jobs may be forced to take new jobs। अगर कोई आदमी है, अगर वो कम कमा रहा है तो या वो से उसकी जॉब चली गई है तो उसके ऊपर फोर्स होता है, उसके ऊपर ये बर्डन होता है कि वो दूसरी जॉब को तलाश करे, उस जल्दी जो न्यू जॉब को ले। इवन इफ दोज जॉब्स आर ए पुअर मैच ऑफ देयर स्किल्स, भले ही वो जॉब जो है उसकी स्किल्स को मैच ना करता हो या बिल्कुल भी उसकी लो क्वालिटी की इनकम है या बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, पर वो चाहता है किसी तरह उस जॉब को लेने के लिए। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ लेड ऑफ कंज्यूमर्स विथ सब्सटेंशियल सेविंग्स में बी एबल टू वेट until they can find a better job match। और लेड ऑफ कंज्यूमर्स हैं जो इनकी जॉब चली गई है, उनका जो सेविंग्स है वो तब तक के लिए है जब तक कि वो नया जॉब सर्च नहीं कर लेते हैं या उन्हें मिल नहीं जाता नया जॉब उनकी मैच का, यानी उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उनका स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। वेदर ए कंज्यूमर इज लाइकली टू हैव मच सेविंग्स व्हेन लेड ऑफ विल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पेशेंस रिफ्लेक्टेड इन द कंजम्पशन फंक्शन। और यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो ये देखता है कि उसकी सेविंग्स कितनी है, अगर वो जॉब चली भी जाती है, अगर वो लेड ऑफ पीरियड में, ये डिपेंड करता है उसका पेशेंस की डिग्री उसकी कैसी है, और ये रिफ्लेक्ट करता है उसकी कंजम्पशन फंक्शन पे, उसकी यूजेबल फंक्शन पे। द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इमर्जेस फ्रॉम द लाइफ साइकिल। और ये डिपेंड करता है जो कंजम्पशन फंक्शन का स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये उसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो है लाइफ साइकिल। आपकी लाइफ साइकिल कैसी है, यानी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, आप अपने लाइफ को किस तरह से लेके चल रहे हो, आपका वे ऑफ थिंकिंग किस तरह का, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हो, आप किस तरह के ब्रांड्स को प्रीफर करते हो। तो इसे हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आर्टिकुलेटेड बाय इकोनॉमिक्स फ्रैंको मोडिग्लिनी ने बताया है। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कंज्यूमर बिहेवियर को लेके। उन्होंने लाइफ साइकिल को, जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसे उसने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस बताया। द लाइफ साइकिल थ्योरी एज्यूम्स दैट हाउस होल्ड मेंबर्स चूज देयर करंट एक्सपेंडिचर ऑप्टिमली। उसने ये बताया कि हाउस होल्ड मेंबर्स जो हैं वो किस तरीके से करंट एक्सपेंडिचर को, करंट खर्च को, अभी के खर्च को वो मैच करते हैं या वो उसको देखते हैं, टेकिंग अकाउंट ऑफ देयर स्पेंडिंग नीड्स एंड फ्यूचर इनकम ओवर द रिमाइंडर ऑफ देयर लाइफ टाइम। वो ये भी देखता है कि उसकी अभी खर्च कितनी है, ये भी खर्च की ज़रूरत कहाँ कहाँ है, आगे चल के इनकम के क्या सोर्स होंगे। तो ये हमें लाइफ टाइम में, ये हमें आगे चलकर हमारी जो लाइफ लाइन है या हमारी जो लाइफ साइकिल है, ये एक रिमाइंडर का काम करता है ताकि हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, तो ताकि हम उस नए जॉब को लें। मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस मॉडल इनकॉर्पोरेट बोरोइंग लिमिट्स। मॉडर्न वर्जन जो है, मॉडर्नली जो अभी की टेक्निक्स है, इससे हम लिमिट्स को भी देखते हैं कि अभी की लिमिट क्या है, हमारी इनकम कैपेसिटी किस तरीके की है, और उसमें हम ये भी देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेनिटी। लोग अनसर्टेन है अपनी जॉब को लेके, इनसिक्योर्ड है जॉब को लेके, कभी भी उनकी जॉब रह सकती है, कभी भी उनकी जॉब जा सकती है, तो इसलिए उनके सेविंग्स जो है उसे मेंटेन करना होता है। एंड अनसर्टेनिटी अबाउट अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसके साथ ही अनसर्टेनिटी अबाउट अदर फैक्टर्स। अनसर्टेनिटी मतलब होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कोई कुछ भी हो सकता है, अनवांटेड सिचुएशन हो सकता है, और इस तरह की जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि कंजम्पशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग पेशेंस एंड लिसनिंग टू माई वीडियो एंड वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू so much. So for more information, so please like, subscribe and share my channel with your friends and relatives. So thank you everyone. Thank you.